नव्या 12वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। वो एक बहुत ही अच्छी और रेप्यूटेड स्कूल में जाती थी। उनके स्कूल में 1st से 12th तक पढ़ाया जाता था। जहां नव्या की सहेलियां बदमाशी करने में और गलत काम करने में बिजी थी, वहीं नव्या पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी। नव्या, क्या यार तू भी सिंपल और नॉर्मल रहती है। अरे जवानी में चिल नहीं करेगी तो क्या बुढ़ापे में करेगी। चलना पार्टी में, दारू शारू पियेंगे, ऐश करेंगे। हाँ यार, छोटी ड्रेस भी पहन के आना ताकि कोई हॉट लौंडा पट जाए। वैसे भी राहुल से ब्रेकअप होने के बाद तो मेरी लव लाइफ की लगी पड़ी है। नहीं दोस्तों, मुझे आज एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है। अगले हफ्ते से एग्जाम्स हैं। मुझे इंटरनेट से नोट्स भी बनाने हैं। ये लड़की किस मिट्टी की बनी है, जब देखो तब जू की तरह बुक में ही घुसी रहती है। उसकी एक सहेली होती है जिसका नाम अंजलि होता है। एक दिन स्कूल में नया लड़का एडमिशन लेता है जिसका नाम पार्थ होता है। पार्थ बड़ा ही हैंडसम होता है और सभी लड़कियां उसे देखकर उस पर बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं। यार नव्या, वो देखना, वो नया लड़का पार्थ कितना हॉट और हैंडसम है। सुना है शिमला से आया है, बहुत अमीर है। तो क्या मैं क्या अचार डालूं? चल, अभी हमें क्लासेस के लिए देर हो रही है। एक दिन जब अंजलि एब्सेंट होती है, तभी उस दिन बहुत तेज बारिश होती है। ओह नो, ये इतनी तेज बारिश अचानक से। सुबह आते वक्त तो कड़ी धूप थी और मेरा छाता कल अंजलि के पास ही रह गया। अब मैं क्या करूं यार। स्कूल में से सब लोग जा चुके होते हैं। नव्या किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। तभी अचानक से वहां पर एक चमचमाती हुई गाड़ी आती है जिसमें पार्थ बैठा होता है। हे, तुम मेरी क्लास में हो ना? अरे मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आज रेड अलर्ट बता दिया है। देखो, तूफानी बारिश आज रुकने वाली नहीं है। नो थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। ओह, डोंट फील शाय यार, आ जाओ ना। पार्थ के मनाने पे नव्या उसकी कार में बैठ जाती है और ऐसे ही उनकी दोस्ती हो जाती है। पार्थ स्कूल में नया स्टूडेंट था, इसलिए नव्या उसे नोट्स बनाकर दिया करती और वो दोनों अब स्कूल के बाद कैफेज में, शॉपिंग मॉल्स में, थिएटर्स में, पार्क्स में अलग अलग जगह पे मिला करते। ओहो, क्या बात है। कहीं ये दोस्ती प्यार में ना बदल जाए। देख देख कैसे तेरे गाल गुलाबी हो रहे हैं। तू भी ना अंजलि। नव्या और पार्थ दोनों रातों में देर देर तक फोन पर बातें किया करते। नव्या, आई लव यू अलॉट। तुम सिंपल हो, लेकिन मुझे तुम्हारी वही बात बहुत पसंद है। आई लव यू टू पार्थ, और मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। अच्छा पार्थ सुनो, तुम भी पढ़ लो, मैं भी पढ़ती हूँ। कल हमारा केमिस्ट्री का पेपर है। अरे यार, यहाँ पे तुम हमारी वाली केमिस्ट्री को छोड़कर उस कार्बन ऑक्सीजन वाली केमिस्ट्री को इम्पोर्टेंस दे रही हो। चलो बेबी, वीडियो कॉल करो ना मेरे को। अच्छा बाबा, ठीक है। पार्थ के आने के बाद नव्या पढ़ाई से दूर होने लगती है और वो स्कूल में होने वाले एग्जाम्स में फेल होने लगती है। एक दिन जब पार्थ के घर पे कोई नहीं होता, तभी वो नव्या को जबरदस्ती अपने घर बुलाता है और उस दिन वो उसकी कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाता है। और ठीक 1 महीने के बाद नव्या को कॉलेज के एग्जाम्स में उल्टी आने लगती है और वो छटपटाकर जब अंजलि के साथ डॉक्टर के पास जाती है, तभी उसे पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। क्या कहा? प्रेग्नेंट? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम स्कूल में पढ़ती हो, उसके बावजूद भी तुम प्रेग्नेंट हो गई? लाओ, तुम्हारे मम्मी पापा का नंबर दो, मुझे उन्हें ये बात तो बतानी ही होगी। नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कीजिए। नव्या, ये सब क्या हो गया? नव्या जब पार्थ को कॉल करती है तो वो कहता है, अरे मुझे क्या पता, मैं नहीं जानता ये सब। अब करो जो करना है। मेरी मानो तो चुपचाप अबॉर्शन करा लो और ये सब बातें मुझे मत बताओ। पार्थ, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? पार्थ, पार्थ कुछ तो बोलो पार्थ। पार्थ कॉल कट कर देता है। डॉक्टर नव्या के स्कूल से उसके पेरेंट्स का नंबर ढूंढ निकालते हैं। जब नव्या के पापा को ये सब पता चलता है, तभी वो गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। नव्या के साथ हुआ ये धोखा उसे बहुत कुछ सिखा जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती दोस्तों। अंजलि अनाथ थी, वो अकेली रहती थी, इसलिए नव्या भी उसके पास जाकर रहने लगती है और अंजलि उसकी देख रेख करती है। अंजलि के चाचा भी समझदारी से दोनों बेटियों को पालते हैं। जैसे तैसे परिवार, समाज और पढ़ाई से संघर्ष करके नव्या एक बेटे को जन्म देती है। मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी का आगे का सफर कैसा होगा, लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, उस धोखे से मैंने बहुत कुछ सीखा। इसलिए आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो, उससे पहले ही आप सतर्क रहना, या फिर स्कूल या कॉलेज में कोई ऐसा कुछ करे तो सीधे टीचर या पेरेंट्स को बताना। सुमन बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की थी। वह हर काम में काफी कुशल थी।
सुमन की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी, जिस कारण उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे थे। सुनो सविता, कल सुमन को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसे अच्छे से तैयार कर देना। ठीक है जी। वही अगले दिन लड़के वाले सुमन को देखने आते हैं। अरे वाह, ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है। बेटी कितना पढ़ी लिखी हो तुम? आंटी जी ग्रेजुएट हूँ। खाना क्या क्या बना लेती हो? जो आप कहें सब बना सकती हूँ, और जो नहीं आता वो YouTube से सीख लूंगी। भैरवी जी सुमन से काफी इम्प्रेस होती हैं। वहीं लोकेश को भी सुमन काफी पसंद आती है। वहीं सुमन को भी इस शादी से कोई एतराज नहीं था। फिर दोनों के घर वाले मिलकर शादी पक्की कर देते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब तो सुमन शादी करके अपने घर चली जाएगी, फिर जीजा में इतनी खो जाएगी कि हमें तो याद ही नहीं करेगी। क्यों सुमन? धत, कुछ भी बोलती है तू। सच ही तो कह रही हूँ, तू मेरी सहेली नहीं दुश्मन है। हाँ तो जीजू ही तेरे दोस्त है ना। देख, नाम लिया और उनका कॉल भी आ गया। अरे कहाँ भागी जा रही है, आ बैठ तो जरा। धत बदमाश। फिर सुमन लोकेश से कॉल पर बात करने लगती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। पता है सुमन, भले ही हमारी अरेंज मैरिज है, लेकिन कभी ऐसा लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अच्छा जी, सच ही तो है। घर वालों की नजर में अरेंज मैरिज है, असलियत तो हमें पता है कि हम कितने सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। सच में यार, बस परसों तक का और इंतजार। परसों शादी हो जाएगी, फिर ऑफिशियली तुम मेरी वाइफ ही बन जाओगी। हाँ, बस इसी दिन का इंतजार था। देखते ही देखते सुमन और लोकेश की शादी का दिन भी आ जाता है। दोनों प्रेमियों के अब बरसों का इंतजार पूरा होने वाला होता है। कन्या को बुलाइए, फेरों का समय निकला जा रहा है। हाँ हाँ पंडित जी, बस 2 मिनट। चल बेटी, कितना समय लगाएगी? मुहूर्त निकला जा रहा है। माँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अच्छा चल, शादी हो जाने दे, फिर डॉक्टर को बुला दूंगी, दवा ले लेना, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले बेटा। फिर सुमन मंडप में आके जैसे ही फेरों के लिए बैठने जाती है, वैसे ही धड़ाम से गिर जाती है। माँ, मुझे ब्रीथिंग में तकलीफ हो रही है। सुमन, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। वहीं जब तक एम्बुलेंस आती है तब तक हार्ट अटैक के कारण बेचारी सुमन की मृत्यु हो जाती है। मेरी सुमन। शादी ब्याह के समय खुशियों से भरे घर में एक पल में मातम छा जाता। अब क्या होगा? बारात वापस गई तो हमारी तो इज्जत चली जाएगी। आप चुप रहेंगी या मेरी सुमन मुझे छोड़कर चली गई? और आप ये क्या बोले जा रही हैं? ये शादी होगी, मैंने आपको अपनी बेटी देने को कहा था, तो मैं मेरी बेटी आपको दूंगा। इसके बाद पिताजी एक कठोर निर्णय लेते हैं। सुमन की छोटी बहन सुरभि की शादी लोकेश से करवा देते हैं। वहीं शादी के बाद पिता और लोकेश मिलकर सुमन का अंतिम संस्कार करते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जिसके बाद लोकेश सुमन को भूल तो नहीं पाता है, लेकिन सुरभि में कहीं न कहीं सुमन की छवि ढूंढते हुए जीवन में आगे बढ़ जाता है। पति की चूड़ियां। निहारिका को हमेशा से ही ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए था जो कि उसकी हर छोटी सी छोटी बात में इंटरेस्ट ले। लिपस्टिक के कलर से लेकर लाइफ के हर डिसीजन को निहारिका के बिना बोले ही वो समझ जाए कि आखिर वो चाहती क्या है। बस निहारिका ऐसे ही लड़के की तलाश में थी। वहीं संतोष की शादी होते होते टूट जाती है। बेटे, आज तुझे लड़की देखने जाना है, भगवान के लिए ये चूड़ियाँ उतार दे। अरे चूड़ियां तो माता का श्रृंगार है, आपको तो पता है ना माँ, मैं माता का कितना बड़ा भक्त हूँ और मुझे तो उनके हर श्रृंगार से प्यार है। अब तक 150 रिश्ते रिजेक्ट हो चुके हैं तेरी इस चूड़ी के कारण। एक बार शादी हो जाने दे, फिर चाहे जितनी चूड़ियाँ पहन लेना। फिर संतोष अपनी माँ की बात से सहमत हो जाता है और फिर सभी लड़की देखने जाते हैं। और जब संतोष और निहारिका को अकेले में बात करने के लिए भेजा जाता है तो अरे तुमने मैक की C20 वाली रेड शेड की लिपस्टिक लगाई है ना, और ये चूड़ी छोला ब्रांड की है ना? हाँ एग्जैक्टली, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो मैं तभी रुक्मणी जी वहाँ आ जाती हैं। बेटी, वो संतोष बेटे की हमेशा से ख्वाहिश है, उसकी जो बीवी होगी ना, वो उसके हर श्रृंगार का ख्याल रखेगा, इसलिए। वाओ सो क्यूट, मैं ऐसा ही लड़का चाहती थी। बस हो जाती है पेट पगड़ी पर ब्याह। वहीं शादी के अगले दिन संतोष निहारिका की सारी चूड़ियां पहन लेता है और उसे खनखनाते हुए कहता है, अरे माँ ये देखो कितनी रंग बिरंगी चूड़ियां हैं। अरे माँ कितनी प्यारी प्यारी है। बेटा, तू ये क्या कर रहा है? संतोष, आप मेरी चूड़ियाँ क्यों पहन रहे हो?
पागल हो गए हो क्या? ओह डार्लिंग, इन चूड़ियों के लिए तो मैं पूरा पागल हूँ। आई लव चूड़ी। देखो कितनी मस्त खनकती है, देखो देखो। फिर संतोष चूड़ी पहनकर पूरे घर में नाचने लगता है। वहीं निहारिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। शाम के समय। संतोष जी, सुनो ना, बाजार से कुछ सामान लेकर आना है, लेते आओ। हाँ हाँ, अभी लाता हूँ। अरे ये चूड़ियाँ तो उतार दो, ऐसे ही चले गए तो लोग सोचेंगे पता नहीं शादी के बाद इसे क्या हो गया है। वही संतोष जब बाजार जा रहा होता है तो मोहल्ले की औरतें कुछ बातें कर रही होती है और वो वहीं खड़ा होके उनकी बातें सुनने लगता है। पता है, वो मिनाल देवी की बेटी मोहल्ले के हर लड़के को फंसा कर रखी है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना था। पता है सुषमा विमला, वो रघु है ना, शांताबाई उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। बाप रे, रघु की तो शादी हो गई है ना? अरे उसकी तो 2 साल की बेटी भी है। और पता है आंटीज, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि रघु ने किसी के साथ ऐसा किया हो। क्या मतलब? अरे मतलब वो तो है ही कैरेक्टर का ढीला। शांता का भी तो पति है। खैर मेरे पास तो ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक है, आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा उसके बारे में। देखो अभी मैं लेट हो रहा हूँ, ठीक है? टाइम होता तो मैं आपको और बताता। कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस बीवी के लिए शॉपिंग वॉपिंग करनी है। वैसे आपका मेकअप बड़ा अच्छा है। अरे आप लैक्मे ब्रांड यूज करती हो ना? और तो मैं कैसे पता? अरे संतोष को देखकर क्या लगता है तुझे कि उसे कुछ पता नहीं रहेगा? सब पता रहता है इसे, ये हमसे कम है क्या? तभी सभी उस पे हंसने लगते हैं, लेकिन संतोष को ये चीज समझ ही नहीं आती है और वो पड़ोसनों के साथ बैठकर गॉसिप्स करने लगता है, जिस कारण वो निहारिका का काम नहीं कर पाता। शाम हो गई, तुम कहाँ थे सारा दिन और सामान कहाँ है? बहू, इस मोहल्ले में पंचायत करने से फुर्सत मिले तभी तो मार्केट जाता। मोहल्ले भर की चुगली बतला रहा था ये तो। निहारिका को संतोष का ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर एक दिन ऑफिस में, संतोष ये काम अब तक क्यों नहीं हुआ? ओह सॉरी सर, आउच, एक्सक्यूज मी सर। सर माफ कर दो, मैं अभी काम करके देता हूँ। तो मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठो। अरे ऑलरेडी तुमने इतनी सारी चूड़ियां जो पहन रखी हैं। अगर नहीं करना है काम तो यू मे लीव, बट यहाँ खुद का मेरा तमाशा मत बनाओ। और उसी समय निहारिका संतोष के ऑफिस उसका टिफिन लेके आती है और वो ये सब देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। इस तरह संतोष की चूड़ी पहनने की आदत से वो बहुत परेशान थी। मैंने सोचा था एक ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो मुझे समझे, फैशन की नॉलेज हो उसे। इसे समझ तो कुछ नहीं आता, लेकिन फैशन की नॉलेज लड़कियों से भी ज्यादा है इसे। अब निहारिका संतोष से दुखी रहने लगती है। संतोष निहारिका को बहुत मनाने की कोशिश करता है और जब भी उसके पास जाने की कोशिश करता है तो उसकी चूड़ियों की खनक से निहारिका का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। फिर एक दिन निहारिका संतोष की सारी चूड़ियां उठाकर कचरे में फेंक देती है। अरे निहारिका, मेरी चूड़ी को क्या हो गया? सारी चूड़ियां गायब हैं। मैंने सब फेंक दी, इस घर में या तो चूड़ी रहेगी या तो मैं। तभी संतोष निहारिका को थप्पड़ मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी चूड़ियों को फेंकने की? वो मुझे बहुत प्यारी थी। प्यारी थी ना? ठीक है, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। अब चूड़ी पहनकर तुम ही घर में बैठो। इसके बाद निहारिका घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वहीं संतोष हाथों में चूड़ी पहनकर बस अपनी बीवी को जाते हुए देखता रहता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या संतोष का ये बर्ताव ठीक था या निहारिका गलत थी? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना।